नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, सबसे ताजा, सबसे नया और सबसे सटीक ओपिनियन पोल। आज हम आपको दिखाएंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। तो नॉर्थ ईस्ट जोन की अगर बात करते हैं तो जहां 25 सीटें हैं, यहां पर असम की बात करें जिसमें 14 सीटें हैं, त्रिपुरा में 2 सीटें, मेघालय की 2 सीटें हैं, अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटें हैं, मणिपुर में 2 सीटें और सिक्किम में 1, मिजोरम और नागालैंड में 1 सीटें। ओपिनियन पोल क्या कहता है, इस पर नजर डालेंगे। तो मेरे सहयोगी सचिन भी हमारे साथ हैं और वो बेहतर बताएंगे कि ओपिनियन पोल को लेकर किस तरह से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो ग्राफिक्स के जरिए भी हम बताते रहेंगे हमारे दर्शकों को कि ओपिनियन पोल में आखिर किस तरह से किसके पक्ष में सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, किसको कितना जनाधार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सचिन, जाहिर सी बात है वंदना, आपने बताया जिस तरीके का ये ओपिनियन पोल है, मैं आपको ये कम से कम आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले 3 घंटे, 3.5 घंटे आप अपनी पेटी बांध लीजिए। मौसम बाहर का खराब है लेकिन आपको यहां पर भी थोड़ा सा शौक हो सकता है, यहां पर भी आपको देखने पर यह सकता है कि किस तरीके से आप 4 तारीख को लगभग एक तरीके का ओपिनियन हम आपको दे पाएंगे। और जब मैं ये कहता हूं कि ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है, अब तक का सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल है, तो उस हिसाब से ये कहना इसलिए मुफीद होगा क्योंकि यहां पर हमने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी उस तरीके से कवर करने की कोशिश की है। मेरे सहयोगी एक्सपर्ट सेफोलॉजिस्ट मेरे साथ जो है मयंक मौजूद है। मयंक चप्पे चप्पे को जानते हैं, हर जगह गए हैं। जैसे वंदना ने बताया कि भैया हम पहले जो है नॉर्थ ईस्ट को कवर करेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट को कवर करते करते, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है कवर करना, तो नॉर्थ ईस्ट की किस तरीके की सीटें रहेंगी वो कवर करेंगे। ये देखिए मेरे पीछे जो ये जो वॉल है, हम वॉल पे मयंक ने जो आंकड़े हमारे लिए इकट्ठा किए हैं, जो ओपिनियन पोल है वो हम यहाँ दिखाएंगे। और इस वक्त ये कहा जा रहा है कि पहला आंकड़ा आ चुका है। ये देखिए पहला आंकड़ा असम से आया है। कहते हैं ये गेटवे है, जाहिर सी बात है ये गेटवे है। असम से आंकड़ा आ चुका है, असम से पहला आंकड़ा आ चुका है। और असम से ये देखिए, असम में कुल सीट 14 हैं, 9 बीजेपी। इस बार बीजेपी जो है वो गेन कर रही है, 2 एजेपी और कुल मिलाकर के यूपीपीएल 1, कांग्रेस और एआईयूडीएफ को 1 सीट, यानी बीजेपी यहां पर बड़ा मार्जिन गेन करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मयंक 14 सीटें हैं, लेकिन कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में जिसने असम पर कब्जा कर लिया, असम इज द की टू द नॉर्थ ईस्टर्न 25 स्टेट्स, 25 सीटों का ये की है। तो ये की बीजेपी की तरफ, या मैं ये कहूं कि उनका चेहरा या उनके हीरो हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे हो रहा है तो हम लोगों को बीजेपी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ असम में दिख रहा है। और जो बहुत ज़्यादा पोलराइज सीट है उसमें एआईयूडीएफ को जो मैंने आपको दिखाए थे वो ये देखिए, ये पहले से ही जो है इस मुद्रा में नजर आ रहा है। और ये बिल्कुल उसी तरीके से रहे हैं मयंक कि जैसे टारगेट सेट किया हुआ इन्होंने खूब 22 का इस बार। बिल्कुल, और पूरा सिर्फ आसाम ही नहीं, इनके कंधों पे पूरे नॉर्थ ईस्ट का दारोमदार इनके ही कंधों पे है। तो असम के अलावा और जितने भी 6 राज्य हैं उसमें भी इनका कहीं ना कहीं आपको हस्तक्षेप दिखेगा, और जिसके चलते सीट टैली आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे बन रही है। जाहिर सी बात है। और फिलहाल ये जो असम में क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम 14 में, इस पर तो 14 में 11 का इन्होंने टारगेट सेट किया था, कुल मिलाकर के 22 तक जाना चाहते थे। आपको लगा कि टारगेट था, कौन सी ऐसी सीटें आपको लग रहा है असम में, अगर एक दो सीटों को अगर आप थोड़ा सा हमारे को एक्सप्लेन कर पाएँ, क्योंकि असम इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि वहाँ पर एक वक्त का वो असम जब घुसपैठ वाली वो समस्या सारी, बांग्लादेश के साथ लगे घुसपैठिए, फिर सीएएनआरसी की एंट्री, और सीएएनआरसी को यूं कहें कि प्रो रिस्पॉन्स मिलना, बाकायदा उसके बाद सरकार आना, और उसके बाद ये सीटें बढ़ना, ये क्या कहता है? देखिए कौन सी ऐसी सीट, और मैं नाम लेना भूल गया, बदरुद्दीन अजमल जी, मैंने कहा वो सबसे ज़्यादा पोलराइज सीट है जहाँ से उनको 1 सीट हम लोगों ने दिया है। जो ज़मीनी जो हम लोगों की फाइंडिंग्स है ऑन ग्राउंड वही दिखा रही है कि एआईयूडीएफ को 1 सीट मिलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा आप इधर देख सकते हैं, ये जो कैंप 5 है, वहाँ से हम बेहतर तरीके से देखेंगे, और ये कैंप 2 है, इससे हम बेहतर तरीके से, हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। मैं आपका स्वागत करना भूल गया था क्योंकि पहला ही आंकड़ा आया। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, और वंदना आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमारा स्वागत किया था। तो ठीक है,
जी, तो जो मैं एक सीट की बात कर रहा था जहाँ पे AIUDF, जहाँ पे अजमल का जो सीट है वो एक काफ़ी पोलराइज वाला मामला है वहाँ पे, इसलिए एक सीट उनको मिल रहा है। इसके अलावा दो जगह जहाँ पे कॉन्टेस्ट काफ़ी नेक टू नेक हम लोगों को दिख रहा था, एक नायगांव जहाँ पे बरदलोई लड़ रहे हैं और दूसरा जहाँ पे गगोई खुद लड़ रहे हैं। तो गगोई कहीं ना कहीं जिस सीट पे वो लड़ रहे हैं वहाँ पे बीजेपी को एज मिलता हुआ दिख रहा है, और दूसरा जो बरदलोई का सीट है नायगांव, वहाँ पे वो अपने सीट को रिटेन करते हुए ही दिख रहे हैं। इसके अलावा जो भी सीट है, जो कोकराझार का एक सीट है वो बीजेपी के अलायंस पार्टनर के पास है, वो भी सीट वो लोग जीत रहे हैं। तो कंफर्टेबली जितना उन्होंने लिया था 11 सीट के आसपास उन्होंने रखा था, तो कुल मिला के सारा कुछ अगर देखें तो वहाँ पे बीजेपी की जो पकड़ है काफ़ी मजबूत है। ठीक है, हमारे जो इस पर गेस्ट हैं हम उनसे भी कमेंट ले लेते हैं। संदीप जी हमारे साथ मौजूद है, मैथ्यू एंटनी हमारे साथ जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो भी जुड़ेंगे, प्रमोद स्वामी हमारे साथ जुड़ेंगे। संदीप जी, सबसे पहले मैं आपके पास जानना चाहता हूँ कि ये आंकड़ा शायद हैरान नहीं करता, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को जिस तरीके से साधा है बीजेपी ने, आपको लगता है कि ये आंकड़ा उसका रिजल्ट है? बिल्कुल सचिन जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। मेरा ये मानना है कि नॉर्थ ईस्ट, जैसे आपने बोला, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, गेटवे है और ये पूरे भारत का एक तरीके से इलेक्शन रिजल्ट जो है निर्धारित करता है। और इसका श्रेय जो है मैं नरेंद्र मोदी जी को देता हूँ कि उन्होंने विश्व कुमार जो आपके शर्मा जी हैं, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनको चुना, उनको फ्री हैंड दिया और वहाँ पे डेवलपमेंट में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। चप्पे चप्पे पर वहाँ पे विकास की आंधी बही है और पूरे नॉर्थ ईस्ट को जो एक तरीके से विपक्ष के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में अलग थलग महसूस करता था, उन्हें वो मुख्य धारा में लेके आए हैं सचिन जी। और इसीलिए जनता जो है वहाँ की जागरूक है, उन्हें पता है कि हमारा जो है जो डेवलपमेंट है वो बीजेपी के साथ ही है। और आप देखना कि बीजेपी प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रही है, जहां तक असम का है और पूरे देश में भी। सर, आपका आंकड़ा प्लस माइनस है या फिर 9 आप फाइनल दे रहे हैं? ये आंकड़ा जो आप दिखा रहे हैं, जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री ने पहले कहा कि हम आउट ऑफ 25 22 सीट जीतेंगे, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, जी, उसके तरफ बढ़ता हुआ ये फिगर है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इस परिस्थिति में मुद्दे गौन हो गए हैं, इशूज़ पे बात नहीं हो रही है, इशू पे चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव हो रहा है 400 पार पे? तो क्या 400 पार का ये परिदृश्य है, ये एक पहला शो है जो आप दिखा रहे हैं? तो हेमंत शर्मा की बात उस नॉर्थ ईस्ट रीजन में सही प्रतीत हो रही है कि आउट ऑफ 25 हम 22 सीट पे जितने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, आपने 22 इस वक्त जो है। मैथ्यू एंटनी हमारे साथ है। मैथ्यू एंटनी, आप इस पे करेंगे, क्योंकि ये टैली घटती चली जा रही है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट तक पहुंची जो है भारत जोड़ो यात्रा, और राहुल ने भी काफ़ी मेहनत की उस तरफ जा करके, लेकिन वो नतीजा नहीं दिख रहा। मैथ्यू एंटनी, क्या आप हमारे साथ हैं? हाँ, मैं आपके साथ हूँ। सचिन जी, मेरा आवाज आ रहा है ठीक से? या सर, हाँ मैं सुन पा रहा हूँ जी, बोलिए आप। ओके, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में पूरा 25 सीटों में हम कम से कम 15 जीतेंगे, और अभी आने वाले एक हफ्ते के अंदर हम उससे भी ज्यादा हम जीतने का चांसेस बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, आपका असम का प्रेडिक्शन क्या कहता है? असम का आसाम में हम अभी आज के हिसाब से हम 8 के ऊपर हम जीत रहे हैं। मैं तो सोच रहा था आपका इलेक्शन ओपिनियन पोल का थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, बीजेपी को आप 8 दे रहे हैं, लेकिन हम 8 के ऊपर आराम से जीत रहे हैं आसाम पे। क्योंकि जैसे हमारे सेफोलिस्ट ने बोला है, यहाँ पे मुद्दे के ऊपर बात हो रहा है, और मुद्दे के ऊपर भ्रष्टाचार बहुत बड़ा बात हो रहा है, और बेरोजगारी बहुत बड़ा बात हो रहा है। और जिस तरह से हिमंता ने भ्रष्टाचार किया है, लोग उसके ऊपर बहुत नाराज थे, और वो आसाम के रिजल्ट में बहुत अच्छा से रिफ्लेक्शन हो जाएगा उसके ऊपर। और बाकी जगह पे हमारा जीत बहुत ज्यादा होगा, अपना मेघालय में होगा, अरुणाचल में भी होगा, त्रिपुरा में भी होगा। तो इस बार लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि उसको मणिपुर में जो हो रहा है उसके ऊपर जो ट्राइबल लोग हैं पूरा नॉर्थ ईस्ट का, उसको बहुत डर है, क्योंकि उन लोगों का प्रदेशों में भी मणिपुर के जैसे हालात हो जाएगा। तो सेक्शन 371 के ऊपर बहुत डर है। तो ये सब वजह के ऊपर, ये सब मुद्दे के ऊपर हमारे लिए ये सब वोट आएगा इस बार, और हम जीत पाएगा 15 मिनिमम, हम जीत पाएगा 25 में।
ट्राइबल्स की वो बात एक- आप कर रहे हैं, इसके अलावा आपने रोजगार का जिक्र किया और साथ ही आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, हेमंता बिश्वा शर्मा का आपने यहाँ पर नाम मेंशन किया, लेकिन बीजेपी भी क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रही है। संदीप चंद्रा जी, इस बार हम देख रहे हैं कि इस चुनाव में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा और हथियार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, उसका कितना असर आप देख रहे हैं असम से जो प्रेडिक्शन सामने आ रही है? देखिए, ऐसा है कि जहां तक भ्रष्टाचार का मुद्दा है, ये विपक्ष को बड़ी दिक्कत है मोदी जी से। मुद्दा वगैरह कुछ नहीं है। असम के अंदर जो है प्रचंड जीत होने जा रही है और आप ये देखिएगा, जहां भी थोड़ा सा, ये हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, जहां भी थोड़ा सा दंगा होता है, कांग्रेस और विपक्ष उसमें पेट्रोल डालने का काम करते हैं। आज तक आप देखिए रिसेंट पास्ट में वंदना जी, जितने पॉपुलर हेमंता बिस्वा शर्मा हुए हैं, क्योंकि पूरा सपोर्ट मिला उनको केंद्र से, चाहे होम मिनिस्ट्री हो, चाहे वो सेंट्रल मिनिस्ट्री हो, चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री हो, पूरा वहां पे लोग खुश हैं। और ये मणिपुर का भी आप जो कांग्रेस है उसी पे केंद्रित हो गई थी। आप आगे बढ़िए, आप आपके शासनकाल में सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं। मुझे दो लाइनें याद आती हैं, सियासत में है सयाद कितना सयाना, कौवे पर नजर है मगर बुलबुल है निशाना। आप जो है मोदी जी से आपको चिढ़ है, आप उनके विकास के कार्यक्रम में हमेशा आप जो है खलल डालते हैं, आप जो है लोगों को गुमराह करते हैं। ये देश की जनता जागरूक है। जो मोदी जी ने सेंटर में किया है और जो उन्होंने डबल इंजन की सरकारें चलाई हैं, ये अभूतपूर्व है। और आप देखिएगा कि सारे रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं जहां तक बीजेपी की जीत का सवाल है। और ये मोदी जी की आंधी नहीं, मोदी जी की सुनामी है और ये देश के हित के अंदर है, देश के लिए बहुत ठीक जरूरी है। है। आप मोदी की सुनामी बता रहे हैं, इस पर हम आगे बढ़ेंगे, अरुणाचल के आंकड़ों का जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले मैथ्यू एंटनी जी आपको जवाब देना चाह रहे थे, बोलिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी ठीक से 1 साल तक हो रहा है मणिपुर के विषय के ऊपर। मोदी जी के पास टाइम था विदेश जाने के लिए और भारत के बहुत प्रदेशों जाने के लिए टाइम था, लेकिन एक बार भी मणिपुर आने के लिए टाइम नहीं था और उसको वहाँ के लोगों चलिए को ठीक है, नहीं face आप करने के लिए मणिपुर time का नहीं जिक्र था। करते हैं, लेकिन अब वो देखना होगा क्योंकि आप 15 कह रहे हैं और ये 22 कह रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर तो अफेक्ट होना चाहिए था। दूसरा स्टेट इस वक्त आ चुका है, हमने आपको दिखाया था गेट वे ऑफ नॉर्थ ईस्ट अगर असम से होता है तो दूसरा अरुणाचल है। हालांकि अरुणाचल चाइना के पास लगता इलाका है, यहां से किरण रिजिजू आते हैं, नॉर्थ ईस्ट का चेहरा है, नॉर्थ ईस्ट का चेहरा बनाया है, सीटें हैं 2 इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में। अरुणाचल क्या कहता है ये देखिए, 2 सीटें हैं, रिटेन कर रहे हैं, दोनों की दोनों बीजेपी की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। ये थोड़ा सा पसोपेश था में अंक कि ऐसा है कि किरण रिजिजू दोबारा चेहरा होंगे नहीं होंगे, क्योंकि मिनिस्टर नहीं रहे थे, पहले मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर थे। तो कुल मिलाकर के 2 सीटें, मतलब प्रो जिसे कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। और शायद इसमें मार्जिन भी आप अगर बताना चाहें क्या अच्छा कर रहे हैं इसमें ये रीज़न इन लोगों का, हम लोगों की फाइंडिंग ऐसी थी कि ये काफ़ी पॉपुलर हैं रिजिजू वहाँ से। तो इवन दो अगर वो नहीं थे कैबिनेट में या वो हट गए थे बीच में, उसके बावजूद इनको रिटेन इसलिए किया गया कि इनकी जो अच्छा, मेरे साथ एक मणिपुर भी आ गए। मणिपुर में 2 सीटें हैं और एक कांग्रेस और आप एक दे रहे हैं एनपीएफ को। एनपीएफ मतलब वो बीजेपी के अलाई है, यानी कि पिछली बार वो बीजेपी की एनडीए के टैली में गई थी, तो इस बार भी एनडीए बीजेपी की टैली में एक ये जा रही है, कांग्रेस में एक आ रही है। ठीक है, हम आते हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे थे पहले अरुणाचल की। इंटरेस्टिंग, वहाँ पे दोनों की दोनों सीट्स बीजेपी के पास है और उसका सबसे बड़ा रीज़न हम लोगों को जो ऑन ग्राउंड मिला वो पॉपुलैरिटी ऑफ पीएम मोदी, और उसको बहुत अच्छे से भुना रहे हैं जो हमारे अभी करंट प्रत्याशी हैं बीजेपी के रिजिजू, और जो उनकी पकड़ है वहाँ पे। और आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट का वो चेहरा, एक नॉर्थ ईस्ट का चेहरा बन के वो जितना उभरे थे, तो वहाँ की लोकल लाइट को ये बहुत प्राउड फील हो रहा था जब हम लोग लोकली उनसे पूछ रहे थे कि आपके एमपी को क्या, आपको कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा कि उनका चेहरा हम लोग को नेशनल मीडिया में देखने को मिलता है, तो वो एक नॉर्थ ईस्ट का एक आइडेंटिटी उन लोगों को मिल रहा है। तो ये एक रीज़न है जिसके चलते उनको वापस से रिटेन किया। चाइना इफेक्ट नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ पे बिल्कुल वैसा फैक्टर नहीं है। जो थोड़ा बहुत हम लोग को दिख रहा है वो मणिपुर में दिख रहा है। मणिपुर में ये एक सीट जो निकल रही है वो रीज़न जो मणिपुर का हुआ है बैकलैश, वो और चाइना फैक्टर है कहीं ना कहीं। उन लोगों के अंदर में इंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन कुछ भी कहें बहुत ज्यादा है। एंड दे आर अवेयर, हिंदी बोलते हैं बहुत अच्छे से, दे आर क्वाइट अवेयर, समझते बहुत अच्छे से, समझते बहुत अच्छे से और बहुत खूबसूरत है। कभी मौका मिले तो आप अरुणाचल जरूर जाइएगा। मणिपुर एक कांग्रेस है, एक एनपीएफ है। और संदीप जी, क्विक पॉइंट। ऐसा है, अरुणाचल के अंदर जो है बीजेपी, आपने बिल्कुल ठीक कहा सचिन जी, के ये
सारी सीटें रिटेन करेगी। और आप देखना नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी ओपिनियन पोल से मैं हट के बोल रहा हूं कि कई जगह जो है, सब जगह विपक्ष का सूफड़ा साफ है। क्यों साफ है? क्योंकि आपने कोई कार्यक्रम नहीं करे। आप ये बताइए आप क्या करेंगे? आप सिर्फ मणिपुर की बात करते रहते हैं। दुनिया आगे बढ़ गई है, मणिपुर के अंदर भी सारे स्टेप्स लिए गए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हमेशा वहां पे बना रहे। तो इसीलिए आप देखिएगा अरुणाचल में और पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर बीजेपी की आंधी है, मोदी जी की सुनामी है। अच्छा, ये क्यों नहीं चल रहा सर? मैं आपसे जानना चाहता हूं। मणिपुर दूसरी न्याय यात्रा मणिपुर से ही शुरू हो जाती है, लेकिन उसके बाद इस 25 सीटों के गेमे को तोड़ना चाहता था विपक्ष। सर नजदीक कहीं नहीं पहुंचता नजर आ रहा। हालांकि मणिपुर में एक सीट कांग्रेस लेकर के आ रही है। सर देखिए, एक बेसिक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से आरएसएस ने काम किया है, हाँ। वो काम सबसे महत्वपूर्ण है, जो ग्रास रूट पे, हर घर में, हर दरवाजे पे इनकी दस्तखत है। और अरुणाचल की बात की, अरुणाचल में बीजेपी का दबदबा बना हुआ है, किरण रिजिजू की स्थिति मजबूत बनी हुई है। लेकिन मणिपुर का जो प्रश्न है वो एक प्रश्न ज्वलंत रहेगा, जिसको एड्रेस करना पड़ेगा। आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं मणिपुर के प्रश्न जाहिर सी को। बात है, आप इग्नोर नहीं कर उसको सकते। इस इग्नोर वक्त तो नहीं कर स्थिति सकते थी। हैं। हालांकि वोट देखा की अगर जाए तो राजनीति अलग है। अमित शाह ने जिस तरीके से जो है गृह मंत्री ने बताया था, वो एक एक चीजें होती थी। अब जो तीसरा स्टेट जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं इसलिए कहता हूं 7 सिस्टर्स जब 8 हो जाते हैं, यानी कि 8 नॉर्थ ईस्ट हो जाते हैं, जब पीएम ये कहते हैं कि ये द्वार है, तो ये द्वार जब होता है कि यानी कि देश में आने का द्वार है, ये किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? अब ये देखिए, मेरे पास अगला स्टेट आ गया है मेघालय, स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। एक कांग्रेस, एक एनपीपी, अदर्स के पास नहीं है। तो यहां पर भी वही आंकड़ा, 2 सीटें हैं मयंक, एक कांग्रेस लेकर के जा रही है, एक वो जा रही है। तो कुल मिलाकर के ये मेघालय था। और अब मैं मिजोरम भी साथ देख लेता हूं। मिजोरम में एक ही सीट है और एक सीट ZPM रिटेन कर रहा है। यहां पर बीजेपी ने कोशिश मिजोरम में हालांकि की, लेकिन लोकल इश्यूज और वो तमाम चीजें। सबसे पहले मेघालय। बिल्कुल, देखिए मेघालय में वही है, जो एक सीट इनको मिल रहा है वो काफ़ी शुरू से, मतलब वो उनको मिलता ही हुआ दिख रहा है। उसमें कोई ज़्यादा मुश्किलात नहीं हम लोगों को, कोई फाइंडिंग्स में। और मिज़ोरम में भी वैसा ही है। बीजेपी ने हालांकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे काम किया नॉर्थ ईस्ट में, मिज़ोरम में, बट उसका शायद फ़ायदा उनको अगली दफ़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैथ्यू एंथनी, अभी तक तो नॉट ए गुड न्यूज़। मिजोरम ठीक है, अब एक ही सीट है, लेकिन यहाँ पर जो है बाकी और स्टेट्स की बात करूँ, असम से लेकर के अरुणाचल तक बहुत अच्छी खबर नहीं है कांग्रेस के लिए। हालांकि मैं ये कह ही रहा हूं कि काफी मेहनत की आपने मणिपुर के ऊपर। सचिन, जब मैं बात कर रहा हूं, आप ये विषय के ऊपर से दौड़ो मत। मुझे बात करने के लिए 1 मिनट दे दीजिए। मैं ये बता रहा हूं कि बीजेपी मणिपुर का इश्यू एड्रेस नहीं कर रहा है, लेकिन मणिपुर का विषय सबसे बड़ा मुद्दा है पूरा नॉर्थ ईस्ट में, और लोग डर चुका है। इसकी वजह से हम बता रहा हूँ। और आप ये नहीं बता रहे कि अपना किरण रिजिजू और पेमा खांडू के बीच में बहुत बड़ा रिफ्ट चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में, और उसका रिफ्लेक्शन वहाँ का रिजल्ट में भी होगा। तो ये नहीं बता रहा हूँ कि हम वहाँ पे दोनों सीट जीत पाएगा, लेकिन रिजल्ट तक वेट करो। हम अरुणाचल में हमारा जीत हो जाएगा, और मेघालय में दोनों सीट, शिलोंग और तुरा, दोनों हम इस बार जीत पाएंगे। मिजोरम पे हमारा चांसेस कम लग रहा है, लेकिन फिर भी हम बहुत सारा से कोशिश कर रहे हैं आगे आने के लिए। लेकिन इससे पीएम का एक हनीमून चल रहा है वहाँ पे, तो इसलिए ना हम लोग बहुत ज़्यादा से कोशिश कर रहे हैं। फिर भी हम जीतने के लिए बहुत तैयारी कर रहे हैं। वो हम अभी बता नहीं सकता है कैसे आएगा, लेकिन एक और हफ्ता बाकी है हमारे पास। लेकिन हम ये बता रहा हूँ कि हम पूरा नॉर्थ ईस्ट में 25 में 15 वंदना का एक सवाल है। वंदना, देखिए, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं 400 पार का नारा लेकर बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी लगातार चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक एक जो सीट है वो बहुत कीमती हो जाती है। मेघालय, मिजोरम का क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में संदीप जी, क्या आप देख रहे हैं कि बीजेपी के लिए यहाँ से जो द्वार है वो खुलना बहुत जरूरी है? वंदना जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल करा है। बीजेपी के लिए हर एक सीट वैल्यूबल है, और मैं सीधा आरोप लगाना चाहूंगा विपक्ष पे कि आप मणिपुर कर रहे हैं, मगर आप जो है वहाँ पे आग में पेट्रोल डाल रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा राहुल गांधी जी से, या सोनिया गांधी जी से, या प्रियंका गांधी जी से कि आप मणिपुर करते हैं। आप कितने लोग जो हमारे बहादुर जवान शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर में, उनके घर गए हैं, आप उनकी आपने बातें करी हैं?
तो आप जो है सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं, आप लोगों के खून के ऊपर वोट इकट्ठा करना चाहते हैं, ये सही नहीं है। और आप ये देखिएगा कि पूरा देश जानता है कि जहां तक पार्लियामेंट का चुनाव है वहां पे मोदी जी का पीएम बने रहना बहुत जरूरी है। और जितना विकास मोदी जी के शासनकाल में हुआ है, आप देखिएगा पूरे आप कांग्रेस के पीएम का शासनकाल ले लीजिए, नहीं हुआ है, ना होगा। और मैं थोड़ा सा संदर्भ से हटता हूं कि आप ये भी देखिएगा कि जो हिंदुस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है, जो हमारे अंदर आत्मविश्वास जागा है, तो ये नॉर्थ ईस्ट के लोग, लिटरेट लोग हैं, ये जानते हैं कि ये जो है विपक्ष क्या राजनीति कर रहा है, उनका निशाना कहां पे है। हमारी जो सहानुभूति जो है विपक्ष की वोटों पे है, लोगों के साथ नहीं है। वंदना जी, क्योंकि त्रिपुरा और नागालैंड की भी हम बात करने वाले हैं, जहां दूसरे चरण में चुनाव होना है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने दोनों सीटों पर यहां जीत हासिल की थी, लेकिन ये प्रेडिक्शन आज क्या कहता है हमारे ओपिनियन पोल में बताएंगे सचिन। ठीक है, त्रिपुरा और नागालैंड इस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब कहते हैं कि पूरा नॉर्थ ईस्ट, तो पूरी नॉर्थ ईस्टर्न जो बेल्ट है, पूरा नॉर्थ ईस्टर्न जो ये नेकलेस है, पूरा नॉर्थ ईस्टर्न ये जो गणित है वो किस तरीके से आता है, 25 का सवाल है। लेकिन 25 से जैसे हमने अब कहा कि वहाँ से कहीं ना कहीं एंट्री होती है, बहुत ही सेंसिटिव जगह है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा, इस वक्त मेरी बड़ी इस वक्त वीडियो वॉल पर सबसे पहले हम लेने वाले हैं त्रिपुरा और नागालैंड, जो बचे हुए स्टेट्स हैं उनमें से एक एक करके हम नॉर्थ ईस्ट दिखाते हैं, फिर आपको पूरे तरीके से गणित दिखाएंगे कि वो 25 सीटों का गणित क्या कहता है। सबसे पहले नागालैंड दिखा देते हैं हम आपको। नागालैंड में इस वक्त क्या है ओपिनियन पोल। नागालैंड में इस वक्त एनडीपीपी रिटेन कर रही है, एक तो कांग्रेस नहीं है, अदर्स नहीं है। नागालैंड में जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव लड़ा, हम देखेंगे। अब एक बार सिक्किम दिखा देता हूं, फिर मैं वापस आऊंगा आपको। एक बार देखते हैं सिक्किम। तो सिक्किम में एसकेएम रिटेन कर रही है, बीजेपी अभी नहीं है, कांग्रेस की कोई सीट नहीं है, कुल मिलाकर के एक सीट सिक्किम की आती है। और अब यहां पर देख लेते हैं क्या कहते हैं माणिक शाह का घर का क्या कहता है, त्रिपुरा क्या कहता है। और त्रिपुरा में इस वक्त जहां से बीजेपी की सीट्स आती है वो कितनी आती है वो भी हम देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं नागालैंड की तरफ जाऊँ। हालांकि एक ही सीट है, लेकिन परसेप्शन होता है ना मयंक जी, मतलब बीजेपी के जो अध्यक्ष आते हैं किस तरीके से प्रोजेक्ट किया, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन किस हेड ऑन तरीके से जो चुनाव लड़ा, जो पीछे वाला चुनाव था, मतलब अमेजिंग। जैसे कहते हैं कि हम उसकी बात नहीं कर रहे होते, एक सीट है लेकिन दे नो कि उस सीट पे भी हाउ टू नेल इट। वो लड़ते भी वैसे ही, एक सीट जैसे आखिरी सीट होती है उनकी, वो ऐसे लड़ते हैं। तो वो दिखने को मिलता है एक एक सीट पे, जैसे उन लोगों ने हर एक राज्य में उन लोगों ने ये त्रिपुरा भी आ गया। त्रिपुरा आप दोनों बीजेपी को देख, त्रिपुरा आएंगे। आप पहले मुझे बता रहे हैं नागालैंड, वही जो मैं आपको कह रहा था, वो एक सीट भी वैसे लड़ते हैं जैसे उनकी आखिरी सीट है। और वही कारण है कि हम लोगों को दिखने मिल रहा है पूर्वोत्तर राज्यों में कि जो उनकी जो सीट टैली है वो कहीं से घटती भी नहीं लग रही है, कहीं ना कहीं हम लोगों को वो बढ़ता हुआ मिल रहा है। अब फिर जब हम लोग सिक्किम आएंगे तो फिर उसमें काफ़ी अच्छा पॉइंट है। सिक्किम में बीजेपी बहुत तेज़ी से ऊपर आ रही है, बट अभी शायद उनको फ़ायदा हम लोगों को अभी नहीं दिख रहा है। बट आने वाले अगले इलेक्शन में ये जो एक सीट हम लोग वहाँ जा रही है, वो कहीं ना कहीं फिर बीजेपी काफ़ी टक्कर में आ जाएगी। हालांकि अभी मैं उसको टच नहीं करूंगा। जैसे कि इस बार जैसे इस तरफ तो नॉर्थ ईस्ट हो गया, उस तरफ दक्षिण हो गया, कि दक्षिण से भी बहुत जो है सरप्राइज आएंगे। चलिए वो जो तमाम चीज़ें वो तो मैं आपको बताऊंगा। तो कुल मिलाकर के 25 हमने ये आपको कहा था जादुई आंकड़ा है। ये 25 जो है हम ये क्या करें कि 19, 4, 23 और 2, 25, तो मयंक कुल मिलाकर के ये 22 पर आ चुका है। तो आप मतलब कि 22 का लगता है, ये कुल मिलाकर के 19 जो है एनडीए के पास जा रहा है मयंक जी 25 में से जी। तो ये मतलब ये पिछली बार के मुकाबले बेहतरीन परफॉर्मेंस है, अच्छा परफॉर्मेंस है, या आपके हिसाब से जो जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट आया, मणिपुर भी आया, ये पार एक्सीलेंस है? बिल्कुल। आसाम में मुझे लगता है कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर सकती थी। आसाम में उनके पास काफ़ी काम करने को समय भी था, बट 2-3 सीट पे आप देखेंगे नायगांव का जो सीट है वो काफ़ी लेट से इन लोगों ने अनाउंस भी किया। इवन वहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनको भी नहीं पता था कि वो सीट उनको मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो कैंडिडेट सिलेक्शन के ड्यूरेशन में भी काफ़ी टाइम लगा, जिसका फ़ायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है CAA का, वो बीजेपी ने बहुत अच्छे से उसको बुनाया है आसाम में। और वो नैरेटिव सेट करना जिसको कहते हैं, जहाँ पे हमेशा मेरे हिसाब से कांग्रेस हमेशा मात खाते रही है,
नैरेटिव के मामले में बीजेपी को हमेशा एक एज मिला है और यहाँ पे भी पूर्वोत्तर राज्यों में भी हम ठीक है, लोगों को प्रमोद देखने को स्वामी मिल जी रहा भी है। क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद जी, क्योंकि अभी जब हमने देखा विधानसभा चुनावों के दौरान त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में बीजेपी ने किस तरह से बढ़त बनाई और सरकार में वापसी हुई, इस बार ये जो प्रेडिक्शन बता रहा है उसमें लोकसभा चुनावों को लेकर क्या इतना ही टारगेट लेकर आप चल रहे हैं, या आपको लगता है कि इस बार जो 400 पार का नारा है उसमें बहुत बड़ा योगदान इधर से रहने वाला है? हमारे नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े नेता है डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा जी, उन्होंने कहा है कि 25 में से हम एनडीए 22 सीटें यहाँ जीतेंगे और आप देखिएगा आंकड़ा लास्ट में जाके 22 सीटों के करीब पहुंच जाएगा। जहाँ तक जो सबसे ज़्यादा 14 सीटें जो आसाम से है, कांग्रेस के मेरे साथी बोल रहे थे कि आसाम में 14 में से 7 या 8 सीटें जीतेंगे। मेरे को तो डाउट लग रहा है कि कांग्रेस का असम में खाता भी खुलेगा या नहीं खुलेगा, ये हम 4 जून के जब डिबेट पे बैठेंगे तब इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में हवा नहीं सुनामी चल रही है। और जहाँ तक आपने का बारे में बात की सीएए के बारे में, तो सीएए के बारे में यहाँ इन लोगों ने, कांग्रेस ने लोगों को गुमराह किया और इनके साथ में कुछ जो नेता थे उन लोगों ने ये एक भ्रम फैलाया लोगों के बीच में कि 2 करोड़ बांग्लादेशी है वो आसाम में आ जाएंगे। लेकिन अभी आवेदन चालू हो गया है और मात्र एक व्यक्ति ने आसाम में आवेदन किया है नागरिकता के लिए, सीएए के लिए। तो ये जो लोगों को जो इन्होंने जो गुमराह किया, ये लोगों को पता चल चुका है। और नॉर्थ ईस्ट का दौरा माननीय प्रधानमंत्री ने 70 बार से ज्यादा किया है। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट में 70 बार से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट का दौरा नहीं किया है। हर 15 दिन में एक केंद्रीय मंत्री आता है, प्रवास करता है, यहाँ की समस्याओं को समझता है और उसके समाधान का प्रयास करता है। एनडीए यूपीए के समय में नॉर्थ ईस्ट को 87,000 रुपीज। ठीक है, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर इस बार वोट मिलने वाला है। प्रधानमंत्री ने बहुत सारी रैलियां की हैं, लोगों से बातचीत की है, लगातार जनता के बीच जाते रहे हैं, उसका इम्पैक्ट होगा। विजय शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है। विजय, जमीनी हकीकत क्या कहती है? अंदर खाने जो ये प्रेडिक्शन बता रहा है उसमें क्या मुद्दे हावी होते हुए नजर आ रहे हैं? विजय, खुद को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। देखिए, जमीनी अगर हकीकत बताऊं लोकसभा चुनाव की असम में, तो नॉर्थ ईस्ट में असम में सबसे ज्यादा सीट है 14 सीट, जिसमें 11 सीटों पे बीजेपी लड़ रही है और 11 सीटों में से मैं कह दूं करीबन 9 सीट बीजेपी के छोले में सीधे तौर से जा रही है, क्योंकि गठबंधन में एजीपी है, यूपीएल है, तो एजीपी को 2 सीट दी गई है, धुबरी और बरपेटा। तो बरपेटा तो निकल के आ रही है, एजीपी को 1 सीट मिल रही है और यूपीपीएल कोकराझार में वहां आगे बढ़ने की संभावना है। और दूसरी तरफ बताऊं तो 11 में से 9 सीट पूरी तरह से बीजेपी यहाँ पे ग्राउंड अगर लेवल बताऊं तो यहाँ पे पूरी तरह से निकलते देखी जा रही है। और ये सबसे अच्छी बात भी बता रही है बीजेपी के खेमे की तरफ से बताऊं तो एक तरफ से जिस तरह से माहौल बना हुआ है नॉर्थ ईस्ट में 25 सीटें हैं और 25 सीटों में से हमारा आंकलन जो है वो 22 सीटें निकल के आ रही है, जिसमें से असम में सबसे ज्यादा सीटें हैं, 14 सीटें हैं, जिसमें 11 सीटों पे बीजेपी लड़ी है और 9 सीटों की क्लियर जो है पूरी तरह से साफ नजर आ रही है। अगर जोरहाट की अगर बात करूं तो जोरहाट में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय तरुण गोगोई के पुत्र गौरव गोगोई मैदान पे है और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से तपन गोगोई मैदान पे है। तो एक तरफ से और दूसरी तरफ नौगांव में बताऊं तो नौगांव में पहले ही कांग्रेस के रहे बरद्युत बोडले वो वहां के सांसद है, दोबारा वो उन्हें कांग्रेस की तरफ टिकट दी गई है और एक तरह से नौगांव में से खेल एक बनता देखने को मिल रहा है। लेकिन पूरी तरह आंकलन अगर मिला है तो बीजेपी और गठबंधन को पूरी तरह से मिला तो 12 से अधिक सीटें बीजेपी के खामे में आती हुई दिख रही है। चलिए, कुल मिलाकर के हम ये कहते हैं कि वापस आएंगे। आपने जो ग्राउंड इस वक्त जो रियलिटी बताई और हमने जो ओपिनियन इस वक्त दिखाया 25 में से 22, इससे पहले कि हम अपने ईस्ट को आगे बढ़ाएं, ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ थोड़ा और जाएं, लेकिन हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से की ग्राफिक्स आ रहे हैं। ग्राफिकली हम आपको समझाते हैं। हमने आपको नॉर्थ ईस्ट